क्या कभी सोचा है कि समुद्र में कुछ जगहें इतनी अजीब क्यों होती हैं? मतलब वहां हवा पूरी तरह से थम जाती है, जहाज हिलते तक नहीं। और फिर ठीक इसके उलट कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां हवाएं इतनी तूफानी और भयंकर होती हैं कि पुराने जमाने में नाविकों की रूह कांप जाती थी। हाँ, और ये कोई समुद्री कहानियां नहीं है। इसके पीछे पृथ्वी का एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान काम करता है। बिल्कुल। और आज हम इसी विज्ञान की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारा विषय है पृथ्वी की वायुदाब पेटियां, यानी कि प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर बेल्ट्स। ये असल में हवा की वो अदृश्य नदियां हैं जो पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज तय करती हैं। कहाँ बारिश होगी, कहाँ सूखा पड़ेगा और कहाँ तूफान आएगा। और इन पेटियों से कुछ बहुत ही कमाल के नाम जुड़े हुए हैं जिन्हें सुनकर ही जिज्ञासा होती है, जैसे कि डोल्ड्रम्स हॉर्स लैटिट्यूड। और मेरा पसंदीदा गरजती चालीसा। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन नामों को जानना नहीं है, बल्कि इनके पीछे का भूगोल, विज्ञान और वो इंसानी कहानियां जो इनसे जुड़ी हैं, उन्हें समझना है। तो चलें। चलिए सफर शुरू करते हैं उस जगह से जहां कह सकते हैं कि सन्नाटा बोलता है। डोलड्रम्स। नाम में ही एक अजीब सी उदासी और ठहराव है। हाँ, डोल्ड्रम्स। ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के बिल्कुल पास का इलाका है। लगभग 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच। इसे शांत क्षेत्र भी कहते हैं। शांत क्षेत्र। इसकी वजह सीधी सादी है ना? यहाँ सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती है, जैसे कोई स्पॉटलाइट सीधे जमीन पर पड़ रही हो। जी। और जब सतह इतनी ज्यादा गर्म होती है तो उसके संपर्क में आने वाली हवा भी गर्म हो जाती है। और गर्म हवा का एक ही स्वभाव है, वो हल्की होकर ऊपर उठती है। बिल्कुल। अब सोचिए, जब एक बहुत बड़े इलाके से हवा लगातार ऊपर की तरफ उठ रही है तो जमीन की सतह पर एक खालीपन सा बन जाता है। एक वैक्यूम जैसा। हाँ, एक तरह से। इसी को हम वैज्ञानिक भाषा में निम्न वायुदाब क्षेत्र या लो प्रेशर जोन कहते हैं। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। अगर इतनी सारी हवा ऊपर उठ रही है तो वहां तो एक तरह की हलचल होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा अपड्राफ्ट महसूस होना चाहिए। फिर इसे शांत क्षेत्र क्यों कहते हैं? सतह पर शांति क्यों रहती है? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। देखिए, जब हम हवा या पवन महसूस करते हैं तो वो असल में हवा का जमीन के समानांतर यानी हॉरिजॉन्टल बहाव होता है। अच्छा। डोल्ड्रम्स में हवा का जो मुख्य बहाव है वो ऊपर की तरफ है, वर्टिकल। चूंकि जमीन पर हवा दाएं बाएं नहीं बह रही बल्कि सीधे ऊपर जा रही है, इसीलिए सतह पर खड़े इंसान या जहाज को कोई हवा महसूस नहीं होती। ओहो, तो मतलब हवा तो है, बस उसकी दिशा अलग है। जी। चारों तरफ एक अजीब सा ठहराव और शांति होती है। अगर दुनिया के दोनों हिस्सों से, मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं यहाँ आकर मिल रही हैं और ऊपर उठ रही हैं, तो वैज्ञानिकों ने इस खास जगह को कोई नाम तो दिया ही होगा। ये तो बहुत अहम लगती है। हाँ, बिल्कुल। इस क्षेत्र का वैज्ञानिक नाम है अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। काफी लंबा नाम है। हाँ, इसे छोटा करके ITCZ कहते हैं, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसमें कन्वर्जेंस का मतलब ही है मिलना। अच्छा, कन्वर्ज होना। जी। ये वो जगह है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड्स आकर मिलती हैं, टकराती हैं और गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। और इसी शांति ने पुराने जमाने के नाविकों के लिए इसे एक डरावनी जगह बना दिया था। जरा कल्पना कीजिए, आप हफ्तों से एक पाल वाले जहाज पर समुद्र में है और अचानक एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां हवा का एक झोंका भी नहीं है। आपके जहाज के जो विशाल पाल हैं वो ढीले पड़कर लटक जाते हैं। और आपका जहाज पानी में बस एक लकड़ी के टुकड़े की तरह अटक जाता है। और ये अटकना कुछ घंटों का नहीं होता था, हफ्तों लग जाते होंगे। कभी कभी हफ्तों लग जाते थे। जहाज पर खाने पीने का सामान खत्म होने लगता, ताज़ा पानी कम पड़ने लगता और सबसे भयानक होती थी वो अनिश्चितता। क्या आगे क्या होगा? हवा चलेगी भी या नहीं? बिल्कुल। इसी निराशा, उदासी और ठहराव की जो मानसिक स्थिति होती है उसे डोल्ड्रम्स कहते हैं और यही नाम इस जगह को मिल गया। तो ये जो हवा ऊपर उठ रही है, ये अपने साथ समुद्र की नमी भी तो ले जाती होगी, उसका क्या होता है? यही तो इस पहेली का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये गर्म नम हवा जब वायुमंडल में ऊपर उठती है तो ठंडी होने लगती है। हाँ। और जैसे ही ये ठंडी होती है, इसमें मौजूद नमी भारी बादलों में बदल जाती है और फिर बारिश। घनघोर बारिश। इसका नतीजा ये होता है कि इस क्षेत्र में लगभग हर दोपहर को जबरदस्त गरज और बिजली के साथ बारिश होती है।
तो डोल्ड्रम्स का मतलब सिर्फ शांति नहीं है, बल्कि उमस भरी गर्मी, शांति और फिर अचानक तूफानी बारिश का एक पूरा चक्र है। जी। अच्छा, तो यही वजह है कि दुनिया के सबसे घने जंगल जैसे अमेज़न और कॉन्गो बेसिन इसी बेल्ट में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि उन्हें बढ़ने के लिए जिस गर्मी और रोजाना की बारिश की जरूरत है वो यहाँ भरपूर मिलती है। डोल्ड्रम्स ही वो इंजन है जो दुनिया के वर्षा वनों को चलाता है। ये सिर्फ एक शांत समुद्री इलाका नहीं है, ये पृथ्वी पर जीवन के सबसे घने रूपों को जन्मस्थान है। ये कमाल है। तो जो हवा डोल्ड्रम्स में ऊपर उठी थी बारिश करने के बाद, उसका क्या होता है? वो हमेशा के लिए ऊपर तो नहीं रह सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे कहीं ना कहीं तो नीचे आना होगा। क्या वहीं से हमारी अगली कहानी शुरू होती है? ठीक वहीं से। ये सूखी और ठंडी हो चुकी हवा वायुमंडल में ऊपर की तरफ बहते हुए हम लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांश के पास पहुंचकर नीचे उतरना शुरू कर देती है। अच्छा। बैठता है तो वो सतह पर दबाव डालता है, जिससे उच्च वायु दाब क्षेत्र या हाई प्रेशर जोन बनता है। तो मतलब एक और शांत क्षेत्र, पर इस बार वजह बिल्कुल उल्टी है। एकदम उल्टे। डोल्ड्रम्स में हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही थी और यहाँ ठंडी भारी हवा नीचे बैठ रही है। ये तो बहुत दिलचस्प है। पर इस जगह का नाम तो और भी अजीब है, हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश। इसके पीछे क्या कहानी है? इसकी कहानी डोल्ड्रम्स से भी ज्यादा नाटकीय और दुखदर्द है। प्राचीन काल में जब यूरोपीय व्यापारी जहाजों से नई दुनिया यानी अमेरिका की ओर जाते थे, तो वे अपने साथ माल के अलावा घोड़े भी ले जाते थे। हाँ। अटलांटिक महासागर को पार करते समय उनके जहाज अक्सर 30 डिग्री अक्षांश के पास इसी उच्च दाब वाले शांत क्षेत्र में फंस जाते थे। फिर से वही कहानी, हवा नहीं और जहाज अटक गया। हाँ, लेकिन इस बार हालात और भी बदतर थे। जहाज पर इंसानों के साथ साथ प्यासे घोड़े भी थे। ओहो। जब हफ्तों तक जहाज आगे नहीं बढ़ पाता, तो सबसे पहले पीने का पानी खत्म होने लगता। तब नाविकों को एक बहुत ही क्रूर और मुश्किल फैसला लेना पड़ता था। उन्हें घोड़ों को? उन्हें अपने कीमती घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। हे भगवान। ऐसा 2 वजहों से करते थे। एक तो जहाज का वजन हल्का करने के लिए, और दूसरा जो थोड़ा बहुत पानी बचा था उसे इंसानों के लिए बचाया जा सके। उन बेबस जानवरों को समुद्र में फेंके जाने की दुखद घटनाओं की वजह से ही इन अक्षांशों का नाम हॉर्स लैटिट्यूड्स पड़ गया। जी। ये सुनकर तो सच में बहुत दुख होता है। तो एक तरफ डोल्ड्रम्स है जो वर्षावलों को जन्म देते हैं, और दूसरी तरफ ये हॉर्स लैटिट्यूड्स हैं। यहाँ जब सूखी हवा नीचे बैठती है तो मौसम कैसा होता होगा? एकदम साफ। यहाँ बादल लगभग नहीं बनते, क्योंकि हवा नीचे बैठ रही है, ऊपर नहीं उठ रही। तो बारिश भी नहीं होती होगी? न के बराबर। और ये कोई संयोग नहीं है कि दुनिया के लगभग सारे बड़े गर्म रेगिस्तान, सहारा, कालाहारी, अरब का रेगिस्तान, ऑस्ट्रेलिया का आउटबैक आपको इसी हॉर्स लैटिट्यूड की पेटी में मिलेंगे। अरे वाह। तो वर्षावन और रेगिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो नमी डोल्ड्रम्स में बरस जाती है, उसकी वजह से हॉर्स लैटिट्यूड सूखे रह जाते हैं। बिल्कुल। ये तो प्रकृति का एक विशाल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जैसा लग रहा है। आप इसे बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं। ये एक विशाल वायुमंडलीय चक्र है, जिसे वैज्ञानिक हेडली सेल कहते हैं, जो पृथ्वी की गर्मी और नमी को संतुलित करता है। ठीक है, तो हमने दो तरह की शांति देख ली, एक नम और गर्म शांति और दूसरी सूखी और ठंडी शांति। लेकिन समुद्र की कहानियों में तो हमेशा तूफानों का जिक्र होता है, गरजती लहरों का जिक्र होता है। वो इलाके कहाँ हैं? अब शांत क्षेत्रों से निकलकर तूफानी समुद्रों की ओर चलते हैं। जरूर। इसके लिए हमें दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलना होगा, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से भी आगे। ओके। यहाँ हमें मिलती हैं पछुआ पवनें या वेस्टर्लीज। ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में भी चलती हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इनका रूप बिल्कुल अलग, बहुत ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हो जाता है। एक मिनट, यहीं पर एक सवाल है। पछुआ पवनें तो उत्तरी गोलार्ध में भी हैं, वहां भी बड़े बड़े समुद्र हैं, जैसे अटलांटिक और प्रशांत। तो फिर दक्षिण की हवाओं में ऐसा क्या खास है कि वो इतनी बदनाम है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब पृथ्वी के भूगोल में छुपा है। आप दुनिया का नक्शा देखिए। उत्तरी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच आपको बड़े बड़े महाद्वीप मिलेंगे। हाँ, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। और ये जमीन, पहाड़, जंगल हवा के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, उसकी रफ्तार को तोड़ते हैं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में वहां तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अंटार्कटिका को छोड़ दें तो 40 डिग्री का बाद दक्षिण में जमीन का कोई बड़ा टुकड़ा है ही नहीं। सिर्फ हजारों किलोमीटर तक फैला खुला विशाल समुंदर है।
एक रेस ट्रैक की तरह। हाँ, आप इसे एक रेस ट्रैक की तरह सोचिए। उत्तरी गोलार्ध का ट्रैक एक बाधा दौड़ जैसा है और दक्षिणी गोलार्ध का ट्रैक एकदम सीधा चिकना सुपर स्पीडवे है। जहां हवा बिना किसी रुकावट के अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेती है। जी और इसी बेरोक-टोक रफ्तार ने इन हवाओं को बड़े ही नाटकीय नाम दिए हैं। हाँ, और ये नाम नाविकों ने अपने अनुभव से दिए हैं। जब वे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचते हैं तो उनका सामना होता है गरजती चालीसा या रोरिंग 40s। रोरिंग 40s। यहाँ हवाएं लगातार तेज गति से चलती हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है ना? ये बस ट्रेलर है। जैसे ही आप और हिम्मत करके 50 डिग्री अक्षांश पर पहुंचते हैं, हवाएं और भी ज्यादा हिंसक और प्रचंड हो जाती हैं। इन्हें कहते हैं प्रचंड 50। फ्यूरियस 50s। फ्यूरियस 50s। यहाँ लहरें छोटे पहाड़ों जैसी हो सकती हैं और हवा की गति तूफानी होती है। और इसके बाद भी कुछ है? हाँ, अगर आप सबसे बहादुर नाविक हैं और 60 डिग्री अक्षांश तक पहुंच जाते हैं, तो वहां आपका स्वागत श्रीकिंग 60s या चीखती साठा करती है। श्रीकिंग 60s, चीखती हुई। कहते हैं कि ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये बर्फीली हवाएं जहाज के मस्तूलों और रस्सियों से टकराती हैं, तो एक भयानक चीखने जैसी आवाज पैदा होती है। किसी डरावनी फिल्म जैसी लगती होगी। बिल्कुल। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होगा। क्या आज के आधुनिक जहाज भी इन हवाओं से डरते हैं या टेक्नोलॉजी ने इन पर काबू पा लिया है? काबू पाना तो मुश्किल है, लेकिन अब हम इन्हें बेहतर समझते हैं। बड़े कार्गो जहाज आधुनिक मौसम पूर्वानुमान की मदद से सबसे खराब तूफानों से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर में होने वाली सेलिंग रेस जैसे कि विंडी ग्लोब में नाविक इन्हीं हवाओं का फायदा उठाते हैं। अच्छा, वो इसे एक सुपर हाईवे की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी, जहां वे अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत ही जोखिम भरा खेल है। एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है। पृथ्वी तो अपनी धुरी पर घूम रही है, तो क्या ये सारी हवाएं, चाहे वो व्यापारिक पवनें हों या पछुआ पवनें, एकदम सीधी रेखा में चलती हैं या पृथ्वी के घूमने का भी इन पर कोई असर पड़ता है? बहुत जरूरी सवाल है। हवाएं कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। पृथ्वी के घूमने की वजह से एक बल पैदा होता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक घूमते हुए झूले पर बैठ के सीधी गेंद फेंकने की कोशिश करें, गेंद हमेशा मुड़ जाएगी। हाँ, वो टेढ़ी जाएगी। ठीक वैसे ही ये बल उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। अच्छा, और इसीलिए हवाओं का एक निश्चित पैटर्न बनता है। जी। तो अब इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो एक पूरी तस्वीर बनती है। हमने भूमध्य रेखा की उमस भरी शांति से शुरुआत की, जो वर्षावनों को जीवन देती है। फिर हम हॉर्स लैटिट्यूड्स की सूखी शांति तक पहुंचे, हाँ। जो दुनिया के महान रेगिस्तानों को बनाती है। और अंत में हमने दक्षिणी गोलार्ध की उन तूफानी बेरोक-टोक हवाओं की शक्ति को महसूस किया, जो नाविकों के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। ये सिर्फ भूगोल का एक अध्याय नहीं है, ये हमें बताता है कि पृथ्वी पर सब कुछ एक दूसरे से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। हाँ, ये वायुदाब पेटियां ही हमारे ग्रह के मौसम, जलवायु और यहाँ तक कि जीवन के वितरण को भी नियंत्रित करती हैं। बिल्कुल। डोल्ड्रम्स यानी निम्न दाब और रचनात्मक शांति, हॉर्स लैटिट्यूड यानी उच्च दाब और बंजर शांति, और गरजती चालीसा मतलब दक्षिणी गोलार्ध की बेलगाम तूफानी शक्ति। ये तीनों पृथ्वी के वायुमंडल के अलग-अलग चेहरे हैं। एकदम। तो आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने समझा कि ये सारी पेटियां पृथ्वी के घूमने की गति और अपनी धुरी पर उसके झुकाव की वजह से बनी हैं। तो जरा सोचिए, अगर पृथ्वी थोड़ी तेज या थोड़ी धीमी गति से घूमती या उसका अपनी धुरी पर झुकाव आज से कुछ डिग्री अलग होता, तो इन वायुदाब पेटियों का क्या होता? क्या ये अपनी जगह से खिसक जाती? और अगर ऐसा होता तो क्या सहारा के रेगिस्तान में घने जंगल होते? और क्या अमेज़न के वर्षावन की जगह एक विशाल सूखा मैदान होता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बताता है कि हमारे ग्रह का संतुलन कितना नाजुक और कितना खूबसूरत है।